हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुमित कुमार चौहान। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ओ लेवल की फर्स्ट पेपर की आईटी टूल की क्लासेस चल रही हैं। अभी तक हमने हार्डवेयर, मेमोरी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इन सब के बारे में पढ़ा था। पिछले टर्न पे मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उनमें मैंने कुछ चीज़ें और भी आपको बताई, जिसमें से मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चालू किया था और उसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अब इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के टॉपिक को देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मीन क्या है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ही कॉमन है, जो आज के टाइम पे अपने डिवाइसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आप ये नाम सुने भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आपने जरूर नाम सुना होगा। विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7, विंडो 8, ये सब आपने नाम जरूर सुना होगा। तो ये जो आप विंडो नाम सुनते हैं ना, विंडोज़, ये बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओके, तो इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि भाई ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, किसने डेवलप किया। ओके, तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में वर्क करता है। ये मैंने आपको पिछले टर्न पे ही मैंने बताया था, मैंने आपसे कहा भी था कि जहाँ पे भी आपके इंटरफेस की बात कर ले, इंटरफेस वो भी कैसा इंटरफेस, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है, या मैं कहूँ हार्डवेयर एप्लीकेशन के लिए काम कर रहा है, वो कैसा कहलाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और क्या कह रहा है भाई, इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। ये आपको याद भी रखना है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, इवन ये जनरल नॉलेज की भी चीज़ है कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे डेवलप किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ठीक है, और कब ही किया गया है, या मैं कहूँ दुनिया के सामने कब रखा गया है, तो 20 नवंबर 1985 को इसे इंट्रोड्यूस करा गया। मतलब ये जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, जब लॉन्च हुआ, तो कब लॉन्च हो गया है, 20 नवंबर 1985। ये आपको याद रखना है। और क्या है भाई इसमें कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जैसे कुछ नाम्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, ये सब आप विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, जैसे कि बात कर लीजिए अर्ली विंडोज़ की, तो यहाँ देखिए विंडोज़ 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, ये सब 1985 से 1992 की बीच की बात है। ये विंडोज़ की स्टार्टिंग के हैं, और ये जितने भी हैं ये कैसे हैं, डॉस बेस्ड, मतलब CUI पे, करेक्ट यूजर इंटरफेस पे बेस्ड हैं ये। और इसी में आगे देखें, फिर जब आ गया है हमारा विंडोज़ 9X फैमिली आया, 95, 98, ME ये आया। फिर हमारे पास एक आया विंडोज़ NT फैमिली, और यही कंटिन्यू चल भी रहा है। ये जब स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक ये कंटिन्यू चल रहा है। एक आया विंडोज़ NT 3.1 1993 में, फिर आया विंडोज़ NT 4.0 1996 में, फिर आया विंडोज़ 2000 में, फिर विंडोज़ XP 2001 में, फिर विंडोज़ विस्टा 2007 में, फिर विंडोज़ 7 2009 में, फिर आया विंडोज़ 8 2012 में। उसी के जस्ट एक साल बाद विंडोज़ 8.1 लॉन्च करा गया 2013 में, फिर आया विंडोज़ 10 2015 में, फिर आया विंडोज़ 11 2021 में। ठीक, तो इस तरीके से विंडोज़ के काफ़ी सारे वर्जन्स लॉन्च होते चले गए। हमें करना क्या है, हमें ये याद रखना है कि विंडोज़ की कौन कौन से वर्जन्स रहे हैं और कब कब वो आए हैं मार्केट में, या कब को उन्हें लॉन्च करा गया है, यही याद रखना है। और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे, कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये एक नाम दे दिया आपको, पूछेगा कि भाई क्या ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि भैया ये विंडोज़ है, विंडोज़ 7 ये कब लॉन्च हुआ, या कब ये मार्केट में आया। ठीक है, तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और हमें इसी तरीके से याद भी रखना है। ओके, और इसमें कुछ चीज़ें और, जैसे अगर आपसे पूछे कि विंडोज़ का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो पहला क्या है, विंडोज़ 1.0 कब लॉन्च हुआ, 1985 में लॉन्च हुआ। विंडोज़ का करंट टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, तो वो है हमारा विंडोज़ 11। ठीक, कब लॉन्च हुआ, 2021 में ये लॉन्च हुआ। ओके, तो इस तरीके से हमें चीज़ें ये याद रखनी है। फिर यूनिक्स आप ऐसे समझ लीजिए, यूनिक्स बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज से भी काफ़ी अच्छा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अब क्यों, इसका रीजन क्या है, जरा ये भी समझिए। यूनिक्स पावरफुल फीचर की एक वाइड रेंज के साथ एक वेरी पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 1969 में बेल लैब्स में AT&T एम्प्लॉयज़ के एक ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, हाई लेवल की सिक्योरिटी और डेटा का रेगुलेटेड पहुंच, मतलब कहने मीन क्या है, जो हाई लेवल सिक्योरिटी है और इवन आप जो डेटा जो एक्सेस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं, उसे करने
के लिए ये एक मेन फीचर है, इसका कैसा है कि ये मेन फीचर है। ओके, तो जब बात करें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसके साथ जो फीचर्स आते हैं वो काफ़ी बहुत अच्छे आते हैं। कहने के मीन क्या है कि जैसे विंडोज़ को जो बनाया गया है, ये बनाया गया एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के तौर पे। कहने का मीन क्या हो गया कि मान लीजिए आप सिस्टम लेके आ रहे हैं या कोई आप लैपटॉप लेके आ रहे हैं, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही तो एक फेस होता है, जो पहला फेस जिससे कोई भी यूजर या कोई भी क्लाइंट देखता है। ओके, तो अगर पहला जो फेस आप देख रहे हो अगर वो अच्छा है, खूबसूरत है, यूज करना आसान है, तो आप प्रेफर किसे करोगे, उसी को करोगे। ठीक, लेकिन बात अगर इसी तरह यूनिक्स की करी जाएगी तो यूनिक्स का जो इंटरफेस होता है वो विंडोज से अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। यही रीज़न भी है कि जहाँ पे यूनिक्स का इस्तेमाल हो रहा होगा वहाँ विंडोज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और जहाँ विंडोज़ का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ यूनिक्स का नहीं किया जाएगा। यूनिक्स का इस्तेमाल हम अलग चीज़ों में करते हैं, लाइक हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे सर्वर्स हो गया, सुपर कंप्यूटर्स हो गए, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आप ये कभी नहीं सुनोगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल सुपर कंप्यूटर्स में हो रहा हो, ये आप नहीं सुनोगे, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स एक अलग लेवल के कंप्यूटर्स होते हैं, उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो हमें बहुत ही हाई लेवल का चाहिए। तो ये चीज़ हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ यूनिक्स कर सकता है। वही अगर बात करी जाए क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे, तो मेनली देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहले तो आपसे यही पूछेगा कि भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इनके साथ जो फीचर्स आते हैं वो बहुत ही पावरफुल फीचर्स आते हैं, और पावरफुल फीचर्स की जो रेंज है, मतलब जो अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो वाइड रेंज है, मतलब बहुत बड़ी रेंज है, कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक, डेवलप किसने किया, AT&T एम्प्लॉयज़ की एक ग्रुप ने किया था, जो कि बेल लैब के काम करते थे, बेल लैब के एम्प्लॉय थे। कब किया उन्होंने, 1969 में किया। ओके, इसी तरीके से और क्या भाई, ये आपको क्या दे रहा है, हाई लेवल की सिक्योरिटी और डेटा, रेगुलर डेटा रेगुलेट करने के लिए एक मेन फीचर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यूनिक्स की चीज़ें याद रखनी है, और इसी के बिहाफ पे वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर बात करते आगे यूनिक्स कमांड की, ये आपको सीधी सीधी तौर पे याद रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बन आते हैं। हाल ही में पिछले 2-3 टाइम से मैंने ये देखा है, यूनिक्स कमांड्स और लाइनक्स कमांड्स, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। CCC में भी आता है और O लेवल में भी आता है, कुछ नहीं तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपके सामने कमांड का नेम दे देगा, कहेगा भैया ये कमांड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ये कमांड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस बिहाफ पे काम करता है या फिर वो क्या करता है। ठीक है, ऐसे करके वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कुछ नाम मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे एक मैन नाम से है, अगर आप मैन नाम का कमांड देते तो क्या करेगा, एक व्यू ओपन कर देगा मैनुअल पेज का। इसी तरह का अगर हमने क्लियर दे रखा है तो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। डेट दे रखा है तो करंट डेट और टाइम आपको दे देगा। हु आपने कर रखा है तो हु इज लॉग्ड इन टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम में किसी ने अगर लॉग्ड इन किया होगा तो वो आपको दिखा देगा। इज अगर आपने टाइप करा या कमांड दिया तो लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज दिखा देगा। इस तरह CP देंगे तो कॉपी फाइल्स दिखा देगा। इसी तरह अगर RM दिया तो रिमूव फाइल एंड डायरेक्टरीज दिखा देगा, मतलब जो भी आपने फाइल्स बना रखा है उसे रिमूव करने के लिए। इसी तरह MV देंगे तो रीनेम या फिर मूव करने के लिए यूज किया जाता है फाइल्स को। इसी तरह अगर आपने CHMOD देंगे, मतलब इसको सिमोस्ट कहेंगे एक तरीके से, चेंज फाइल या डायरेक्टरी जो एक्सेस आप ले रहे हैं उसके लिए। फिर इस तरह CON आता है, CHOWN, फिर ये चेंज फाइल जो भी डायरेक्टरी बनी हुई है उसकी ओनरशिप को करने के लिए। इसी तरह अगर मैं PS दिया तो लिस्ट दे देगा प्रोसेसर की। इसी तरह आपने किल दिया तो किल प्रोसेस, जो भी मतलब प्रोसेसिंग चल रही है उसे रोकने के लिए या उसे एंड करने के लिए। अगर आपने LPR का कमांड दिया तो वो प्रिंटिंग करेगा। इसी तरह आपने CPU का कमांड दे दिया, CPIO का, तो क्या करेगा, वो बैकअप फाइल्स आपको रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी ये कमांड्स देता है। इवन होते बहुत सारे हैं, मैंने कुछ यहाँ पे रखे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रखा है। ओके, इसी तरीके से बात करें अगर लाइनक्स की, तो लाइनक्स का मैंने कल भी एक डिस्कशंस किया था कि जब हम बात करते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तो वहाँ पे लाइनक्स का नाम जरूर आता है, क्योंकि जो लाइनक्स को बनाने वाले थे, मतलब लाइनक्स को डेवलप करने वाले कौन है भाई, देखो यहाँ पे नाम दे रखा है मैंने, लाइनस टॉरवर्ल्ड्स। इन्होंने बेसिकली बनाया था, डेवलप किया था। इनका मोटो क्या था कि भाई ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, दुनिया के जितने भी डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो सब इसे अपने अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकें, अपने अकॉर्डिंग इसे डेवलप कर सकें। ओके, तो बनाने का पर्पस इनका ये था, और इसी वजह से इन्होंने इनकी जो लाइसेंस की थी इसको पब्लिक कर दिया, प्राइवेट नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये जो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो लाइसेंस है वो पब्लिक रहेगा, तो कोई भी कभी भी इसे डाउनलोड करके इसके प्रोग्रामिंग में चेंजमेंट कर सकता है। ठीक,
तो बात करें जाए लाइनक्स की, तो कैसा है ये? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे 1991 में, ठीक है, लाइनस टोवर्ट द्वारा डेवलप करा गया। और क्या कह रहा है कि लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पॉपुलर वर्जन है। जो लाइनक्स है ना, वो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड करता है या रिलेटेबल है। ओके, तो यह ओपन सोर्स है क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है वो कैसा है? फ्री अवेलेबल है। मतलब जो इसका सोर्स कोड है, मेन ऑफ द सोर्स जो है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, खासतौर पे लाइनक्स का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ अवेलेबल है। तो कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी डेवलपर से डाउनलोड कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग में जो ऐसा चाहे वैसा चेंजमेंट कर सकता है। वही अगर हम बात करें आगे आर्किटेक्चर ऑफ लाइनक्स, अभी मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लाइनक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जो अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि हमारा विंडोज़ हो गया और ये हमारा यूनिक्स हो गया, फिर लाइनक्स हो गया, तो तीनों अगर बात की जाए, तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पे बनते हैं? तो लाइनक्स पे हमारा बनता है, ठीक। और ये बनता है कैसे, जरा से समझिएगा। बात अगर लाइनक्स की आर्किटेक्चर करी जाए तो उनकी आर्किटेक्चर में क्या है? एक कर्नल होते हैं, सिस्टम लाइब्रेरीज, हार्डवेयर लेयर, सिक्योरिटी सिस्टम यूटिलिटीज एंड सेल्स, ये इनके कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपको याद भी रखना है। और क्या क्या है भाई इसमें? जो इसका मेन कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है हमारा कर्नल है, ठीक। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट में से एक है, ठीक है। और जो कर्नल्स होते हैं उनके टाइप्स भी होते हैं। एक होता है मोनोलिथिक है, हाइब्रिड है, एक्सो है और माइक्रो है। ये इसके टाइप्स होते हैं। आपको ये टाइप्स भी याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ ले विच वन इज द टाइप ऑफ द कर्नल, तो आप बताओ, आराम से बता सके। यहाँ पे मैंने एक फिगर दे रखा है, आप इस फिगर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ये आपका हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये आपका कर्नल है, ये आपका सेल है, ये आपका एप्लीकेशन है और ये आपका यूजर है। ये बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन कैसी वर्किंग कर रहा है। जैसे यूजर एप्लीकेशन को चला रहा है, एप्लीकेशन किस पे चल रहा है? सेल के ऊपर चल रहा है। सेल किस पे रन हो रहा है? कर्नल पे हो रहा है। कर्नल किस पे है? हार्डवेयर पे है। मतलब हार्डवेयर आपको मान लीजिए लैपटॉप हो गया, या फिर आपका ये लैपटॉप हो गया आपका, ठीक, या मान लीजिए सिस्टम है या फ़ोन है आपका। ओके, तो लैपटॉप में क्या डाला है? कर्नल, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। फिर आपका सेल, ठीक, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे काम करेगा। फिर एप्लीकेशन, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो एप्लीकेशन के लिए तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके, तो बेसिकली एप्लीकेशन रन किस पे हो रहा है? सेल के ऊपर हो रहा है। ओके, इसी चीज़ को हम आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिस्टम पहले आता है, सिस्टम लाइब्रेरीज। सिस्टम लाइब्रेरीज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वेरी फंक्शनलिटीज़ को अप्लाइड करने के लिए लाइनक्स सिस्टम लाइब्रेरी का यूज करते हैं। जैसे आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो अगर जैसे मुझे अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे लाइनक्स सिस्टम में एक लाइब्रेरी मिल जाती है। ओके, जिसे शेयर लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर नाम की बात करी जाए तो इसे शेयर लाइब्रेरी भी इसमें हम कह सकते हैं। फिर हम सेल की बात करें तो सेल क्या है? सेल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस है। ओके, यूजर इंटरफेस, ये वही इंटरफेस है जिस पे कोई भी एप्लीकेशन रन होता है। या मैं कहूँ जो आपका एप्लीकेशन है वो किस पे रन हो रहा है? आपका इस यूजर इंटरफेस, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, और क्या कह रहा है? यह कर्नल और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और ये हमने अभी पढ़ता है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा कि जब भी इंटरफेस की बात कर ले तो हम क्या समझ ले? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। फिर सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज प्रोग्राम स्पेसिफिक इंडिविजुअल लेवल के टास्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मीन क्या है? जैसे सिस्टम यूटिलिटीज़ वो होती हैं, जैसे आपके सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, बैकअप लेना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं ये सिस्टम यूटिलिटीज़ के अंदर आता है। ओके, वही अगर हम बात करें हार्डवेयर लेयर की, तो हार्डवेयर लेयर बेसिकली हमारा वो लेयर है जहाँ पर हमारे सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। जैसे CPU हो गया, HDD हो गया, SSD हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है, ये सब हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को कहा जाता है हार्डवेयर लेयर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइनक्स कमांड। ये लाइनक्स कमांड भी तो हमारे पास होंगे भाई, यूनिक्स का पार्ट है तो यूनिक्स का ही हिस्सा, तो कमांड तो ऑफकोर्स होगा। ठीक, तो कमांड कैसे कैसे हमारे पास? जैसे एक इज नाम का कमांड है, ये लिस्ट के लिए यूज किया जाता है। जो भी डिक्शनरी कंटेंट्स जो लिस्ट हैं उनके लिए यूज किया जाता है। फिर आता है PWD जो करंट वर्किंग को हमें दिखाता है। फिर आता है CD जो वर्किंग डिक्शनरी, जो डिक्शनरी चल रही है हमारी उसे चेंज करने के लिए। फिर आता है MKDIR, ये होता है न्यू डिक्शनरी को कलेक्ट करने के लिए, डायरेक्टरी को कलेक्ट करने के लिए। फिर आता है RM डिलीट सब फाइल को डिलीट करने के लिए। फिर आता है CP, ये कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है MV, ये मूव या फिर रिमूव करने के लिए करा जाता है। फिर आता है टच, ये एम्प्टी फाइल को
क्रिएट करने के लिए करा जाता है। फिर आता है फाइल, जो कि चेक, जो फाइल टाइप है उस फाइल टाइप को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर इसी तरह आता है जिप और अनजिप, मतलब जो भी आपकी जिप फाइल है उसे क्रिएट करने के लिए या उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर आता है नैनो, वी या फिर जेड, ये क्या करता है, ये फाइल को या जो भी टेक्स्ट एडिटर आपका है उस टेक्स्ट एडिटर में फाइल को एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है ग्रेप, ये क्या करता है, सर्च अ स्ट्रिंग विद इन अ फाइल, फाइल में स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है सेड, सेड क्या करता है, फाइंड्स, रिप्लेस और डिलीट्स पैटर्न इन अ फाइल, मतलब फाइल में जैसे कोई पैटर्न है अगर उसको आप फाइंड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर आता है हमारा हेड, जो कि बेसिकली जो फाइल का जो फर्स्ट 10 लाइन होता है उसे डिस्प्ले करने के लिए पूछा जाता है। ये आता है क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल के फर्स्ट 10 लाइन को अगर मुझे शो करना हो या दिखाना हो तो उसके लिए हम कौन से कमांड का इस्तेमाल करेंगे, हेड नाम के कमांड का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरीके से टेल नाम का कमांड आता है जो बेसिकली हमें लास्ट 10 लाइन को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है शॉर्ट, जो कि रिकॉर्डर होता है किसी भी फाइल के कंटेंट के लिए। फिर आता है कट, जिसका काम होता है सेक्शन और प्रिंट्स लाइन फ्रॉम अ फाइल, मतलब जो फाइल है उस फाइल में से किसी सेक्शन को या फिर उस चीज़ को, लाइन्स को प्रिंट करने के लिए। फिर आता है डिफ, कंपेयर टू फाइल्स कंटेंट एंड देयर डिफरेंस, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, किन्हीं भी दो फाइल को कंपेयर करने के लिए या उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करने के लिए। फिर आता है लोकेट, फाइंड फाइल्स इन द सिस्टम डेटाबेस, अगर सिस्टम डेटाबेस में मुझे कोई फाइल को फाइंड करना है तो फिर हम इस लोकेट नाम के कमांड को देंगे। फिर आता है हमारा फाइंड ऑप्शन, आउटपुट ऑफ फाइंड और फोल्डर लोकेशन, जो हमारा फोल्डर लोकेशन है या फाइल लोकेशन है उनके आउटपुट के लिए हम फाइंड नाम के कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारा सूडो, सूडो क्या है, रन अ कमांड एज अ सुपर यूजर, ठीक, एक कमांड देने के लिए सुपर यूजर के तौर पे। फिर आता है हमारा ch मोड, देखिए ये फिर आ गया, ये हमने यूनिक्स में देखा था, फिर हम यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, मॉडिफाइज अ फाइल रीड्स राइट एग्जीक्यूट परमिशन, ये बेसिकली क्या कह रहा है, एक परमिशन की बात कर रहा है जहाँ पे आप किसी भी फाइल के रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो, राइट कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से इसकी बात कर ली जाए तो ये क्या कह रहा है, चेंज अ फाइल डायरेक्टरी या सिंबॉलिक लिंक्स ओनरशिप, मतलब जो लिंक्स ओनरशिप है उनमें आप चेंजमेंट कर सकते हो किसी भी फाइल डायरेक्टरी या फिर सिंबॉलिक के लिए। वही अगर हम बात करें यूजर, देखिए यूजर ऐड एंड यूजर डेल, अब इसका मीन क्या है, क्रिएट्स एंड रिमूव अ यूजर अकाउंट, ये तो नाम तो समझ आ रहा है, यूजर ऐड एंड यूजर डेल, मतलब यूजर को या तो ऐड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए या फिर यूजर को डिलीट करने के लिए। फिर वही अगर बात करें डेफ की तो डिस्प्ले द सिस्टम ओवरऑल डिस्क स्पेस यूजेस, कहने का मीन क्या है कि आप जो जितने भी डिस्क यूज करो, स्पेस ऑफ द डिस्क आप जो भी यूज करो सिस्टम का, उसे डिस्प्ले करने के लिए। फिर आता है हमारा DU, मतलब चेक्स अ फाइल और डिक्शनरीज स्टोरेज कंजप्शंस, कहने का मीन क्या है कि जो आपकी फाइल्स हैं या फिर जो भी आपकी डायरेक्टरीज हैं जो आपके स्टोरेज में जगह ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, उस चीज़ को चेक करने के लिए। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा टॉप, ये क्या करेगा, डिस्प्लेस द रनिंग प्रोसेस एंड द सिस्टम रिसोर्स यूजेस, कहने का मीन क्या हो गया कि कोई अगर प्रोसेसिंग चल रहा होगा तो उसे डिस्प्ले करने के लिए, या फिर कोई भी अगर सिस्टम रिसोर्स यूज हो रहा होगा तो उसे डिस्प्ले करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर अगला आता है आपका PS, अब ये PS क्या है, PS बेसिकली आपका क्या कह रहा है, क्रिएट अ स्नैपशॉट फॉर ऑल रनिंग प्रोसेस, एक स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए जितने भी रनिंग प्रोसेसिंग हो रही है उन चीज़ों के लिए। इसी तरीके से बात करते हैं आगे, फिर आता है UN नेम, UN नेम क्या है हमारा, प्रिंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर मशीन कर्नल नेम एंड हार्डवेयर, मतलब जो भी आप मशीन्स कर्नल्स यूज कर रहे हो या जो भी नेम है सिस्टम का या कोई भी अगर हार्डवेयर आपके सिस्टम में लगा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए। फिर टाइम की बात करी जाए तो कैलकुलेट द कमांड्स एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब वो कैलकुलेट करेगा आप जो भी प्रोसेसिंग करा रहे हो या किसी भी रन को एग्जीक्यूट करा रहे हो किसी भी प्रोग्राम को, तो उसके टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। फिर आता है वॉच रन अनदर कमांड्स कंटिन्यूसली,
कहने का मीन क्या है, जैसे आपने कोई कमांड दे रखा है, वो अपना वर्किंग कर रहा है, उसी टाइम अगर आपको दूसरा कोई कमांड देना है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वॉच नाम का एक और कमांड देंगे। फिर आता है किल, तो टर्मिनेट आ रनिंग प्रोसेस। किल का वही कॉन्सेप्ट है भाई जो पीछे हमने देखा कि अगर कोई प्रोसेसिंग हो रही है उस टाइम पे तो उसे टर्मिनेट करने के लिए, किल करने के लिए। शट डाउन, टर्न ऑफ या फिर रीस्टार्ट द सिस्टम, सिस्टम को बंद करने के लिए या सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए हम शट डाउन नाम के कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है पिंग, जो कि बेसिकली करता क्या है, चेक्स द सिस्टम्स नेटवर्क कनेक्टिविटी, सिस्टम की नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम पिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है डब्ल्यू गेट, डाउनलोड्स फाइल फ्रॉम अ यूआरएल, जैसे आपको किसी यूआरएल से कोई फाइल आपको डाउनलोड करना है तो आप कौन सा कमांड देंगे, वीगेट नाम का देंगे। फिर आता है आपका इफ कॉन्फिग, मतलब कहने में क्या है कि डिस्प्लेस द सिस्टम्स नेटवर्क इंटरफेस एंड दियर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो नेटवर्क के अंदर जितने भी मतलब आपके सिस्टम के अंदर जितने भी नेटवर्क इंटरफेस हैं, ठीक है, और उनके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या करेगा, जितनी भी प्रीवियसली आपने जो पहले आपने जो कमांड जितनी भी रन कराई हैं उसको एज ए लिस्ट के तौर पे दिखाना। ओके, फिर आता है हमारा मैन। ये क्या करते हैं कि देखिए मैन का हमने पीछे देखा था, सो अ कमांड्स मैनुअल, जो भी आपने कमांड्स देना है या फिर जो भी आपकी जो मैनुअल कमांड्स हैं वो आपको शो कर देगा। फिर आता है कॉल, डिस्प्ले अ कैलेंडर इन टर्मिनल, जो अब जैसे आपको कैलेंडर देखना है किसी भी टर्मिनल पोर्शन में, मतलब उस टर्मिनल पोर्शन में, तो इसके लिए फिर हम इसका कमांड देंगे। फिर आता है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये जो आपने देखा ना लाइनक्स कमांड्स को, ये सारे अब अगर आप देखो कि बहुत सारे यार याद कैसे करा जाए, तो बहुत सिंपल से, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस आपको समझना है चीज़ें, जैसे ISPWCD, अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो फिर आपको पूरी याद चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। की पॉइंट्स को बस पकड़िए, किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे बेस्ट वे क्या, उसका की पॉइंट पकड़ लीजिए। अगर आप उसका की पॉइंट पकड़ लिए तो आपको वो चीज़ आराम से याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप रट्टा मार रहे हैं बैठ के, चलो मैं रट्टा ही मान लो जाते, तो भाई रट्टा मारेंगे, अभी याद हो गया, आधे घंटे बाद फिर भूल जाएंगे, फिर रट्टा मारेंगे, फिर याद हो गया, फिर आधे घंटे बाद फिर भूल जाएंगे। रट्टा नहीं मानना हमें क्या समझना, की पॉइंट्स। अगर हमें उस चीज़ का की पॉइंट्स क्लियर हो गया तो भाई वो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो बस की पॉइंट्स को पकड़ते चले जाइएगा, आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी, पेपर की तैयारी आपकी चलती चली जाएगी। अब जरा समझते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बारे में। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था सब सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपके जो लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, उनके बारे में। लेकिन अब खुद थोड़ा हम समझते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि इनके भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये नाम समझ आ रहा है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें डिज़ाइन करा गया या जिन्हें मैन्युफैक्चर करा गया, बनाया गया किस पर्पज़ के लिए, मोबाइल्स के लिए या टैबलेट्स कह सकते हैं हम। ओके, तो वही चीज़ बस यहाँ पे कह रहा है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल OS के नाम से भी जाना जाता है। इसे विशेष रूप से स्मार्टफोन, PDA, टैबलेट्स और अन्य मोबाइल डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया, जैसे मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले। फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो एक प्रोवाइड प्लेटफॉर्म करता है, मतलब जो प्लेटफॉर्म है उसे प्रोवाइड करता है जिस पर अन्य प्रोग्राम या एप्लीकेशन मोबाइल डिवाइस पर चल सके। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म ही तो प्रोवाइड करता है जिस पे हम पर्टिकुलर प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन को रन कराते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कैसे रन करा पाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कैसे रन करा पाएंगे, वो रन ही नहीं होगा, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो फिर वो बंदा उस पर क्या करेगा। ओके, फिर इसी में बात करते हैं आगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने सुना भी होगा, कहा भी जाता है कि भाई ये फ़ोन कैसा है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर कैसा फ़ोन है, iOS फ़ोन है। ठीक है, तो ये जो हम एंड्रॉयड iOS कहते हैं ना, बेसिकली हम उस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बताते हैं कि ये जो फ़ोन है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगा है, एंड्रॉयड का लगा हुआ है। ओके, तो बात करते हैं एंड्रॉयड का। तो एंड्रॉयड दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पॉपुलर। देखो इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूजर फ्रेंडली, मतलब इसे यूज करना बड़ा आसान है, हम बहुत आराम से अच्छे से इसे चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। दूसरा रीजन ये है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहने का मीन क्या है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स के अंदर आता है, जिसकी वजह से कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं जो आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस पर चार्ज नहीं कर सकते। रीजन ये क्या है, लाइनक्स बेस्ड होने की वजह से। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी एप्लीकेशन अगर वो लाइनक्स बेस्ड है तो वो ओपन सोर्स के अंदर चला जाएगा। ठीक, और ओपन सोर्स होने की वजह से उसके लेकर, मतलब उस सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर पर्सन पे आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे या पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको पैसे नहीं खर्च करना पड़ेगा। ओके,
और बात करें तो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे अक्टूबर 2003 में एंड्रॉयड इंस नाम की कंपनी थी उसने बनाया था, लेकिन बाद में 2005 में गूगल ने इसे खरीद लिया था। तो आपको दो बातें याद रखनी मेनली पहला कि भैया एंड्रॉयड जो था इनिशियल तौर पे स्टार्टिंग तौर पे किसने डेवलप किया था, एंड्रॉयड इंस ने किया था। कब किया था, अक्टूबर 2003 में किया। अब इसका मालिक कौन है भाई, ओनर कौन है, वो है गूगल। कब खरीदा इसने, 2005 में। और ये जो आप ग्रीन रोबोट देख रहे हो, ये जो ग्रीन रोबोट है ये इसका लोगो बन गया, सिंबल बन गया। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग iOS की, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो भैया अलग लेवल की चीज़, ठीक। अब रीजन क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका iOS है ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे एडवांस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जिसे जो बनाया गया किस लिए बनाया गया था, बेसिकली देखा जाए तो एप्पल जो भी चीज़ बनाता है खुद ही बनाता है, वो किसी से लेता नहीं है। एंड्रॉयड और एप्पल्स के बीच में यही डिफरेंस भी है। जैसे अनदर जो कंपनियां हैं वो करती क्या है कि अगर जैसे कोई मोबाइल बना रही हैं तो उनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो खुद मैन्युफैक्चर उन्होंने नहीं किया है, उन्हें दूसरी कंपनी से उन्होंने इंपोर्ट कराए, लेके आए हैं वो दूसरी कंपनियों से। किसी से कैमरा ले लिया, किसी से प्रोसेसर ले लिया, किसी से उन्होंने रैम ले लिया, किसी से उन्होंने स्टोरेज ले लिया, किसी से उन्होंने बैटरी ले ली, मिक्स करके बना के आपको दे दिया। ये अनदर कंपनियां करती हैं। लेकिन एप्पल क्या करता है, एप्पल अपने सारे सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर से लेके सारे कंपोनेंट्स वो खुद ही बनाता है, ठीक है। और यही रीजन है कि एप्पल अपने दो चीज़ के वजह से जाना जाता है, एक तो अपने मोबाइल की परफॉर्मेंस, दूसरी सिक्योरिटी। यही दो रीजन की वजह से एप्पल अपना फ़ोन जाना जाता है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। ओके, तो दुनिया का मोस्ट पावरफुल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है या एडवांस पावरफुल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, या पहली बार 2007 में सामने आया, या वो सॉफ्टवेयर है जो आईफोन, आईपैड या फिर आईपॉड टच को वर्क कराता है। कहने का मीन क्या है, जो ये iOS जो बनाया गया है किसके लिए बनाया गया, आईफोन्स के लिए बनाया गया, आईपैड्स के लिए बनाया गया और आईपॉड टच के लिए बनाया गया। ओके, इसे आईफोन OS के नाम से भी जाना जाता है। एप्पल iOS पर चलने वाले अपने डिवाइस के लिए हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों बनाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, एप्पल अपने सारी चीज़ें खुद ही बनाता है भाई, वो किसी से इंपोर्ट नहीं कराता है, किसी से लेके नहीं आता। ओके, जो लेटेस्ट वर्जन जो iOS का चल रहा है वो है iOS 18। ये लॉन्च कब हुआ था, 18 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेटेस्ट के टाइम पे iOS का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसने था। आई होप ये आपको पता होगा, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ये एप्पल ने बनाया भाई। आप लोगो से ही देख के समझ सकते हैं, एप्पल का ही लोगो है। ओके, फिर बात करते हैं विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। भैया हमारे विंडोज़ भी पीछे नहीं है, विंडोज़ भी हमारे आगे हैं। इन्होंने सिस्टम के लिए तो बनाया था, लेकिन इन्होंने फ़ोन्स के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, और एक टाइम में मार्केट में काफ़ी चला भी। आपने शायद एक नाम सुना होगा, नोकिया लूमिया, ये आपने नाम भी सुना होगा, नोकिया नोकिया लूमिया नाम का एक फ़ोन आता था मार्केट में, कुछ इसी टाइप का था। ये आप जो देख रहे हो इसी टाइप में हुआ करता था, नोकिया लूमिया नाम का ये एक फ़ोन आता था मार्केट में, वो काफ़ी पॉपुलर भी था। लेकिन मेन दिक्कत बात की क्या थी कि ये जो विंडोज़ का जो फ़ोन आया मार्केट में, जिसका जो इंटरफेस था ये पूरा विंडोज़ के अकॉर्डिंग था। जो आज के टाइम पे विंडोज जो 10 देख रहे हैं उसके बिहाफ पे था ये, तो इसे यूजर द्वारा यूज करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि यूजर को चाहिए फ्रेंडली यूजर। और ये जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम था इतना फ्रेंडली यूजर नहीं था जितना हमारा एंड्रॉइड था, या फिर बात कर लीजिए जैसे सैमसंग का वाडा था, नोकिया का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था साबिन का, ठीक है। तो जैसे वो इंटरफेस था वैसे इसका इंटरफेस नहीं था, ये अलग था। तो एक टाइम के बाद मार्केट से गायब ही हो गया, लगता तकरीबन 2012-2014 तक ये मार्केट से गायब हो गया। ओके, तो बस ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं जाननी है कि ये विंडोज़ अगर पूछ ले कि विंडोज़ ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो किस किस के लिए बनाया था, तो उसने मोबाइल्स के लिए भी बनाया था और सिस्टम्स के लिए बनाया था। तो ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था कैसा था, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यह विंडोज़ CE कर्नल बेस्ड स्मार्टफोन और मोबाइल डिवाइस के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप्ड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के डेस्कटॉप वर्जन के समान दिखाने और ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। डेस्कटॉप मतलब वही सिस्टम बेस्ड, जैसे मैंने आपसे कहा इसे बनाया, जैसे सिस्टम पे जो हम आज के टाइम पे जो विंडोज़ देख रहे हैं वैसे टाइप के इसे बनाया गया था, और इवन ऐसे लुक में था जो आप ये देख रहे हैं, इसी लुक में ये दिखता भी था। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लासेस में हमने कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा, सिस्टम्स में भी और फ़ोन्स में भी। आप इन चीज़ को अच्छे से समझिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ओके,
जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलती जाएंगी वैसे वैसे हम अपने टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू।